जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए मैं आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए आपका ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट में हम 6 बनाने जा रहे हैं। 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट में 6 बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाने डचों ने स्थापित किया था। यह क्या था आपका चिनसुरा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह क्या था आपका 1653 ईस्वी में इसे स्थापित किया था। एक चीज़ याद रखिए, बंगाल में डचों ने प्रथम कारखाना पिपली में स्थापित किया था। पिपली में स्थापित किया था। कब किया था? ये 1627 ईस्वी में किया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड है, आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए आपका क्या है 1775, तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो एक आपका 3 हो जाएंगे। फिर आपका है 1780, तो यह आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 में, आपका बी का 4 हो जाएंगे। फिर आपका सी 1824, इसमें होता आपका प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, यहाँ आपका सी का 1 हो जाएंगे। फिर आपका है यानी 1839, यह होता है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। यानी भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? यह क्या था आपका मराठा ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मराठाओं ने सबसे अधिक अंग्रेज का विरोध किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। ये था आपका रूस का। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ये था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय वाशिन के संधि के तहत सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषित निम्न में से किस कथन में आते हैं। कि सही परिभाषा निम्न में से किस कथन में आते हैं। ऑप्शन ए है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ये भी कहा था, बिल्कुल सही है। बी है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है और जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है। यह भी कहा था। यानी आपका ए और बी दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवधारणा सही है। कौन सा अवधारणा सही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मृतप्राय बना दिया। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए 1857 क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्राउन के शासन का प्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रारंभ हो गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी 1858 के एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया और आपका यानी सीधे शासन यानी ब्रिटिश के क्राउन में हाथ में दे दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि निम्न युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन ए है पाबना विद्रोह 1873 में, बिल्कुल सही है। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था। फिर है दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी सही है, 1875 में हुआ था। सी है सन्यासी विद्रोह 1894, ये आपका गलत है। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था, यह होता आपका 1760 में। 1760 में हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी आपका ऑप्शन सी क्या है तो गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता है। ये कहलाता है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाते हैं, भारत के नव जागरण का पिता कहे जाते हैं। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि
किसने दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। तो ये क्या था आपका? लॉर्ड लिट्टन के समय में। ध्यान रखिएगा। देखिए, लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके यानी पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे बाद में से लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसे हटाया था। इसे आप याद रखिएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? ये था आपका दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। यानी आपका बी और सी दोनों से होगा, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएंगे, एक से अधिक। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आपका स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वहाँ पारित नहीं हो सका। इसीलिए आपका यानी 1906 ईस्वी में स्वदेशी को कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया, यानी उसे पारित किया गया। तो उस समय आपका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसका भाषण फिरोज शाह मेहता ने पढ़ा था। इसीलिए आपका आंसर सी और आपका बी और सी दोनों हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। यह होता है आपका महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। किसने किया था? तो अभिनव भारत का स्थापना आपका यानी बी.डी. सावरकर ने किया था 1904 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन है कि चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये क्या था आपका? राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ किया था? तो 1916 में आपका यानी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हो रहे थे, इसी में गांधी जी से जाकर मिले थे राजकुमार शुक्ल ने और यहीं पर यानी चंपारण आने के आमंत्रित किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटा दिया था? यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि यानी जालियांवाला हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। इससे आप ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये क्या था आपका यानी 1924 में। कब किया था? 1924 में किया था, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था और एकमात्र बार क्या, ये भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये क्या था आपका? हाजी शरीयतुल्लाह ने। हाजी शरीयतुल्लाह ने, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो ये क्या था आपका? यूसुफ मेहर अली, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि साइमन कमीशन का यानी गठन हुआ था, आपका याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को। इसीलिए इसके विरोध में यानी दिसंबर 1927 को, याद रखिएगा दिसंबर 1927 को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इससे भी याद रखिएगा किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। और आपका ये साइमन कमीशन याद रखिएगा यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ये आपका खान अब्दुल गफ्फर खान है। खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। यह था गांधी इवनिंग समझौता के छत्र छाया में हुआ था। याद रखिएगा गांधी इवनिंग समझौता हुआ था आपका 5 मार्च
1931 में, और इसी में सहमत हुआ गांधी जी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 7 दिसंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसी में गांधी जी ने यानी भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और एक याद रखिएगा, कांग्रेस एकमात्र बार यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, इसे भी याद रखिएगा। और आपका भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, ये क्या था आपका, यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है कि बैबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। बैबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो यह क्या था आपका 1945 में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन यानी किसका था, यह कथन आपका लॉर्ड एटली ने कहा था, इसे याद रखिएगा। लॉर्ड एटली ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन है, देखें ध्यान दीजिएगा, असत्य नहीं गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, ये बिल्कुल सही है। बी है कि यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाने जाते हैं, ये आपका गलत है। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है, तो गलत है। इसका ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएंगे, जो आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेरिकोटा प्राप्त होता है। हल का टेरिकोटा प्राप्त होता है, ये मतलब का बनवाली से, कहाँ से, बनवाली से मिलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है कि पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था, यह थे याद रखिएगा, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, ये आपका हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किस में हुआ है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है कि बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है। सॉरी, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है, यह होगा कनिष्क के सिक्के पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में वे कहाँ है, ये आपका उत्तर मेरूर में है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये कहता था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका 32 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपका ऑप्शन ए है कि मिताक्षरा के लेखक आपका विज्ञानेश्वर है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रीगेडी, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। सॉरी, क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी, तो यह थी आपका यानी गुलवर्ग। क्या था, गुलवर्ग थे, आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, गुलवर्गा थे, क्या थे, गुलवर्गा थे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन दिया आपका एक साइड आपका शासक दिया है और दूसरी साइड आपका भवन, यानी इस
शासक से संबंधित भवन दिया है? चलिए आपका देखते हैं। आपका ऑप्शन ए है कुतुबिन ऐबक। तो कुतुबिन ऐबक ने आपका 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था। यानी आपका क्या होगा, ए का 3 हो जाएंगे। फिर आपका है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का हो जाएगा आपका सुल्तान गड्डी, यानी इसका हो जाएगा 4। फिर आपका है बलबन। तो बलबन को हो जाएगा आपका किलो खाड़ी यानी आपका इसका 1 हो जाएंगे। फिर आपका है अलाउद्दीन खिलजी, ये जगह आपका श्री दुर्ग। यानी आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्वर्ण काल कहा था? ये कहता आपका A.L. श्रीवास्तव ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है कि जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जामा की उपाधि प्रदान की थी? किस कलाकार को नादिर उल जामा की उपाधि प्रदान की थी? तो यह क्या था, याद रखिएगा ऑप्शन सी जाएंगे अबुल हसन को। किसको क्या था? अबुल हसन को क्या था? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए है कि K.M. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल सही है। बी है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज को संतुष्टि की गई। ये भी आपका सही है। डी है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। ये आपका गलत है। भारत का आपका इन मूल संविधान के संरक्षक कौन है? तो भारत का आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन 39 है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का काल है। यह आपका 52 सेकेंड, यानी राष्ट्रगान 52 सेकेंड में गाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 40 है। क्वेश्चन है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ये क्या आपका अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक का उल्लेख है। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो वह आपका अनुच्छेद 352 में क्या है? इससे आप याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित आधार पर करेंगे। तो आपका एकमात्र अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसमें है? ये आपका 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में आपका केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाया गया है, यानी बांटा गया है। आपका 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे, संघ सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बनाएंगे और आपका समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। इससे आप याद रखिएगा किसमें उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए है कि हरियाणा का गठन आपका 1 नवंबर 1966 में हुआ था। बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। बी है मिजोरम का गठन, तो मिजोरम का गठन आपका 20 फरवरी, याद रखिएगा 20 फरवरी 1987 को हुआ था। आप कम से कम डेट याद रखिएगा, कब? 1987 में। तो मिजोरम की स्थापना 1987 में हुआ और तेलंगाना का स्थापना आपका 1 नवंबर, यानी कि तेलंगाना का स्थापना 1 नवंबर 2014 को हुआ था। 1 नवंबर 2014 को हुआ था। आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसी भी आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 21 है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 45 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में
प्रतिस्थापित है। ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कहाँ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। एक चीज़ याद रखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है। ध्यान रखिए, संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बिल्कुल सही है। बी है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी सही है। सी आपका है एक हरी नागरिकता, तो एक हरी नागरिकता आपका संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका कहीं से नहीं लिया गया, शून्यकाल भारत का ही देन है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित में से को प्राप्त है। निम्नलिखित को प्राप्त है। ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे राष्ट्रपति। ये अधिकार किसके पास प्राप्त है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति से निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए आपका लोक लेखा समिति में टोटल आपका 22 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल आपका 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से आपका लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 होते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। आपका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है। देखिए आपका ऑप्शन 1 है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आपका गलत है। राज्य विधान परिषद ये आपका एक अस्थाई सदन है, इसलिए आपका ये कभी भंग नहीं होता है। यानी आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। 2 है कि यह एक अस्थाई सदन है, बिल्कुल सही है। 3rd है यह भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। फिर 4 में है कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये आपका गलत है। 1/6 नहीं 1/3 होते हैं। फिर आपका 5 में है 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी आपका गलत है। 1/6 नहीं होते, 1/3 सदस्य आपका विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर आपका केवल यहाँ 2 और 3 क्या है, सही है। आगे देखते हैं। आपका है कि प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका 2, 3 और 6 अभी तक सही है। फिर आपका है कि उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये आपका गलत है। 8 है कि इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आपका सही है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इन आपका क्या सही है, तो वो 2, 3, 6 और आपका 8 है। 2, 3, 6, 8 है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 2, 3, 6, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर के प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होंगे। आपका क्या होगा कि वह वस्तु अंतरिक्ष में चले जाएंगे। आपका बी है कि वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वह पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्योंकि देखिए ये एक होता है आपका एस्केप वेलोसिटी, तो पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतने स्पीड से जब आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकीगा, ये आपका लौट कर वापस नहीं आएंगे। यानी इससे अधिक स्पीड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के
के स्पीड से अधिक स्पीड से जब आप फेंकिएगा पृथ्वी की सतह से, तो आपका ये कण वापस लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन जब आप इससे कम स्पीड से फेंकते हैं, ये आपका वापस लौटकर आ जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। यानी याद रखिएगा, पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी आपका है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपका ए है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल आपका सही है। बी आपका है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपका सही है, प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। सी है कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाते हैं, ये आपका गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाते हैं, न कि घटते हैं। क्या होता है, बढ़ जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है, तो गलत है। ऑप्शन आपका सी गलत है। डी है कि आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रवाहित नहीं होता है, ये भी आपका सही है। यानी इसमें गलत कौन है, तो केवल आपका ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग घटता नहीं है, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसलिए आपका सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसे मापते हैं आपका क्यूरी में। किस में मापते हैं, तो क्यूरी में मापते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण आपका इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपका रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए आपका मानव की आंख जो है वो आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं, और जो आपका मानव की आंख यानी रेटिना और जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपका बनता है यानी वास्तविक और वस्तु से छोटा और वस्तु के उल्टा बनते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज पर विद्युत मोटर जल जाती है, ऐसे क्यों होता है आपका, ये बताना आपका। तो 59 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क की अपेक्षा आपका बर्फ़ पर आपका फ्रिक्शन कम होता है। सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पर फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण को ही फ्रिक्शन कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये कहते हम लैवजियर को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्ष को भरने का नियम नियंत्रित होता है अफवाह के सिद्धांत के द्वारा। किसका, अफवाह के सिद्धांत के द्वारा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाते हैं। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाते हैं, किसके कारण, तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाते हैं, किसके कारण। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लोरीन के कारण, क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पदार्थ है और उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, और उसके घनत्व के बारे में बताना है कि घनत्व को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, सोना पारा इस्पात, सोना पारा इस्पात। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो आपका सोना का होते हैं, इसके बाद आपका पारा का होते हैं, इसके बाद आपका इस्पात का होते हैं।
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बने होते हैं पॉलीमर से। किसके बने होते हैं? तो पॉलीमर से बने होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है, इसमें आपको क्या करना है? तो मिलान करना है। देखिए आपका क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ये आपका है कृत्रिम हीरा है। क्या आपका? तो कृत्रिम हीरा यानी आपका ए का 3 जाएंगे। फिर आपका कार्बन तंतु, कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन तंतु ये आपका हो जाएगा वायुयान। फिर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हो जाएंगे। फिर आपका डाइफ्लोरोमीथेन यह हो जाएगा आपका इसका 2 हो जाएंगे। अब देख लीजिए आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे 3 4 1 2 3। नेक्स्ट है 67 है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे हम बायोकेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिक्स कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 68 है, क्वेश्चन का 68 है कि शहतूत साल बनाई जाती है, शहतूत साल बनाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चीरू के बालों से। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 69 है कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया, यानी मानव जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रम कब बनाया गया? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 2003 में। कब बनाया? 2003 में बनाया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन है कि पीतरस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है? ऑप्शन ए है कि यह पित्ताशय में संश्लेषित होता है। देखिए यानी आपका पित्तरस यकृत से निकलते हैं और आपका पित्ताशय में जाकर जमा होते हैं। आपका 1 ए तो सही है। बी है इसमें उपस्थित लवण वसा का पैसीकरण करते हैं, ये आपका गलत है। सी है इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, ये तो आपका सही है। डी आपका है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये आपका गलत है। इसकी प्रकृति आपका क्षारीय होती है। क्या होती है? इसकी प्रकृति आपका क्षारीय होती है, इसलिए आपका डी भी क्या है? गलत है। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे 1 से अधिक। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? ये कहता है आपका लिम्फोसाइट। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये तो का 12 जोड़े होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार आपका जल से बना होता है, यानी आपका जल 90% होते हैं हमारे शरीर में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछलियों का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। क्या होते हैं? तो आपका 74 का ये हो जाएंगे बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे पेशी दुष्पोषण। नेक्स्ट का क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों में विद्यमान शाब्दिक महत्व का उत्तेजक होते हैं, तो चाय के पत्ती में आपका कैफीन होते हैं। क्या होते हैं? कैफीन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है, तो ये होता है आपका, याद रखिएगा, यानी परागकोश। क्या होते हैं? परागकोश होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कि कार्बिट्रिक एसिड, ये आपका शाकनाशी, ये आपका ऑप्शन ए ही गलत है। तो ये क्या है? तो ये आपका एक है यानी पैरामेडिसिन परिवार का एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? पैरामेडिसिन परिवार का एक कार्बनिक यौगिक है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है कि जल एवं घुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाते हैं यानी अवसादन। क्या कहलाते हैं? अवसादन कहलाते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन क्या है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।